नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा आईएएस ऑफिसर हैं जो मध्य प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण ज़िले की कमान तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनका अब तक का करीब 13-14 साल का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और यही वजह है कि जब इंदौर के लिए उनको चुना गया तो न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में, बल्कि मीडिया में भी ये चर्चा बहुत ज़ोरों पर रही कि इसका प्योरली आधार उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बेहतरीन काम उन्होंने किया है और यही वजह है कि 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर को इंदौर ज़िले की कमान मिली। इसके पहले उन्होंने मंडला में, रायसेन में और 2-3 और ज़िलों में कलेक्ट्री की है। और ख़ास तौर से मंडला में जो उन्होंने काम किया है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग इस मायने में था कि उन्होंने बच्चों के लिए ज्ञानार्जन कार्यक्रम के ज़रिए जो पहल की, तो कम से कम कई बच्चे आईआईटी और देश के जो लीडिंग इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें उन्होंने सफलता हासिल की। वो एक टास्क परफॉर्मर हैं, लेकिन इसके साथ बहुत विनम्र हैं। बढ़ चढ़ कर बोलना या मीडिया में आना उनको पसंद नहीं है, बल्कि इस इंटरव्यू के लिए राज़ी करने में भी हमें पसीने छूट गए जब हम उनसे आग्रह करते रहे, क्योंकि वो पसंद करते हैं पर्दे के पीछे रहकर काम करना। तो मुलाकात करिए 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और इंदौर के कलेक्टर लोकेश जाटव साहब से। बहुत स्वागत करता हूं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यादों का दरवाज़ा खोलते हैं और याद करते हैं उन लोकेश जी को जो स्टूडेंट हैं। तो क्या सोच थी मन में? थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हमारी बड़ी फैमिली है। मेरे फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, मेरी मम्मी होम मेकर हैं और हम 6 भाई बहन हैं। तो इतना थोड़ा बड़ा परिवार होने के नाते एक फैमिली बॉन्डिंग हमेशा से बहुत रही है और उसका कारण मैं थोड़ा सा होम सिक भी हूँ। मुझे ऐसा लगता था। तो पहली बार जब मैं हॉस्टल गया, क्लास 1 से लेकर 8 तक की जो स्कूलिंग है वो मैंने डे बोर्डर के रूप में ही की है। और हर 3-4 साल में पापा का ट्रांसफ़र होने की वजह से मैंने विदिशा, छतरपुर, जबलपुर से अपनी स्कूलिंग की है। और क्लास 9th में मैंने रीवा सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया था, फिर मैं हॉस्टल में एडमिशन लिया था। तो जब मैं, जैसा आपने कहा कि यादों के झरोखे में देखूं, तो वो मुझे लगता है मेरी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था। होम सिक होने के बावजूद भी जब मैंने हॉस्टल में जब पहले दिन और पहली रात गुजारी, तो मेरे लिए बहुत चुनौती था बहुत चुनौती था कि जिन आप 7 लोगों को परिवार के अपने हमेशा अपने आसपास देखते हैं, माँ बाप को, भाई बहन को, उनसे बातें करते हैं और अचानक कुछ घंटों के अंतराल पे आपके पास उनमें से कोई नहीं होता है। और एक पूरी 14-15 साल के बच्चे के लिए वो थोड़ा सा एक शौक होता है। बट मेरे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। जो टीचर्स थे बहुत सपोर्टिव थे और जो फ्रेंड सर्कल बना उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट इस हद तक किया कि 4 साल मैंने कंफर्टेबली से स्कूल में रहा। और मुझे लगता है कि वो स्कूल की जो लाइफ थी, उस स्कूल से जो मुझे शिक्षा मिली, जो वैल्यूज़ मिले, वो मुझे बहुत काम आया पूरी लाइफ में। निश्चित तौर पर। और सैनिक स्कूल के बारे में जैसा हम सुनते हैं कि डिसिप्लिन एक जो मोटिवेशनल मंत्र है, वहाँ अखिल भारतीय सेवा में आने का ये स्वप्न आपके मन में आरंभ से रहा या किसी ने आपको इंक्लाइन किया, किसी ने आपको प्रेरित किया कि आपका बहुत अच्छा करियर है, एक स्टूडेंट के तौर पे आपको आजमाना चाहिए अपने को वहाँ? मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जब उनका मैं रूटीन देखता था, उनकी मैं लाइफस्टाइल देखता था और मुझे लगता था कि हम लोग बहुत पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर हम सिविल सर्वेंट के माध्यम से करियर चुनते हैं। तो इनिशियल मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला। जब फिर मैं स्कूल पास आउट हुआ, फिर जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तब मैंने पूरी तरह से अपना मन बना लिया कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है। और इनफैक्ट इसे मैं कोइंसिडेंस ही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में जब मैं पहली बार अपीयर हुआ था, तो एग्ज़ाम में मैं पहले अपीयर हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था, वो उसके बाद हुआ था। तो क्योंकि मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था, उस टाइम से मैंने मन बना लिया था कि मुझे आगे जाके यूपीएससी की तैयारी ही करनी है। और फिर धीरे धीरे मेरे सारे एफर्ट्स फिर उसी दिशा में मैंने प्लान करने लगा। और फॉर्चुनेटली जब 2004 में मैंने सर्विसेज ज्वाइन की, मेरा सिलेक्शन हुआ, उस टाइम मैं 23 साल का था। 23 साल? हाँ जी। कमाल है, कमाल है। वाह वाह वाह।
इस प्रोग्राम को जो युवा देखते हैं लोकेश जी, और आपका तो रुझान भी है, और आपने मंडला में जिस तरह से काम करके बच्चों को प्रेरित किया, तो आज कई बच्चे देश के नामचीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं और एक शानदार करियर की तरफ बढ़ चले। क्या एक स्टूडेंट को क्या अपने भीतर, अपने चरित्र में अडॉप्ट करना चाहिए अगर वो किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है? क्योंकि आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर वो काम शुरू किया था जो कहते थे एम हायर जी, तो इसमें आप कुछ टिप्स हमारे युवा साथियों को ज़रूर अगर आप कुछ देना चाहें। हम लोगों ने जो मंडला में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो बेसिकली ट्राइबल बच्चों को मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट कर उन्हें जो हमारे भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनमें भर्ती होने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आयोजित होते हैं उसकी तैयारी कराने के लिए था। उसका नाम ही हमने कलाम साहब के नाम पे रखा था, 100 कलाम। तो हमने 100 बच्चों को सिलेक्ट किया था जी। और जो युवा साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे उन सब से जिस तरह आपने पूछा है, तो छात्र जीवन में जो सबसे अहम बात होती है वो होता है समय। समय बहुत बहुमूल्य होता है। अगर हम अपने टाइम को अच्छा सा मैनेज कर लेते हैं और एक अच्छी सोच के साथ एक बड़े लक्ष्य की अगर हम अग्रसर रहेंगे, तो मुझे लगता है ऐसी कोई चुनौती नहीं है, ऐसी कोई कठिन परीक्षा नहीं है जिसको हम लोग क्लियर ना कर सकें। बशर्ते आपको हर परीक्षा की अपनी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। वो आवश्यकताएं अगर हम पूरी मेहनत करके अपने टाइम मैनेजमेंट से पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है आप जो जीवन में बनना चाहते हैं, जो आपने लक्ष्य अपने लिए साधा है, वो लक्ष्य हम लोग आराम से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। कई बार जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो मन भटकता है, कंफर्ट की तरफ भी जाता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इससे निपटने के लिए क्या लगता है आपको? आपने क्या टूल्स आपने आजमाए? हालांकि आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कूल, कंपोज्ड और आपके साथ डिस्ट्रैक्शन या कहीं कोई डायलेमा नज़र नहीं आता, लेकिन कई लोग हैं, कई बच्चे, स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये चीज़ें रहती हैं और वो बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं। तो क्या आपने क्या फील किया? इसके लिए क्या किया जाए कि हम एकदम फोकस्ड होकर आगे बढ़ें? मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके फोकस्ड हैं और पूरी ईमानदारी से, मैं ईमानदारी शब्द को कोट्स में लेना चाहूँगा, अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो बेमानी हो जाती हैं जी। अपने आप अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे आपका मन, आपका मस्तिष्क का जो एक तरह से जो मिलन होता है, वो आपकी ऊर्जा की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है, और आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और ज़िंदगी की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समस्या आ सकती हैं, वो सब बेमानी हो जाती है, वो सब पीछे छूट जाती हैं, और आपको अपनी मेहनत से इतनी ऊर्जा मिलती है कि आप सब कुछ भूल कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अपने काम कर सकते हैं। सर, फिर वो समय आया जब 23 साल की उम्र में आपका सिलेक्शन हो गया, एक बड़ा ज़बरदस्त देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा आने के बाद वो फीलिंग किस तरह की थी आपकी, जब मसूरी में ट्रेनिंग थी? और निश्चित तौर पर आप बहुत शांत और कूल रहे हैं। आगे लोगों ने कहा भी होगा कि बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़ी चुनौतियां आएंगी, वो उस पल को आप कैसे याद करते हैं? वो जो एक अभिभूति होती है आपको कि जो आप सोच रहे थे वो आपको मिल चुका है जी। और आपके साथ साथ आपके जो परिजन हैं, परिवार है, दोस्त रिश्तेदार, सब इतने खुश हैं और सब आपकी एक अच्छे करियर की कामना कर रहे हैं। वो जो फीलिंग आती है, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको और प्रेरणा देता है और अच्छा काम करने के लिए। आई मीन सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि ये आपका अंत नहीं है। आप यहाँ पे आना चाहते थे कुछ अच्छा करने के लिए, समाज को, देश को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप इसी स्तर पे हम लोग ये संतुष्ट ना हो जाएं कि बस अब हम अधिकारी बन गए हैं, हम सिविल सर्वेंट बन गए हैं, तो हम जो हमारी जीवन की इच्छाएं थी वो हमें सारी इसी से प्राप्त होंगी। सर, ये सोच बहुत ज़बरदस्त है, इस मायने में है कि ये आपके पैर हमेशा ज़मीन पर रखती है, और ये कठिन है क्योंकि उपलब्धियां हासिल करने के बाद, तो ये आपके भीतर या आपके परिवार संस्कारों से रही, या किसी मेंटर ने, किसी गुरु ने, किसी ने आपको बताया, या खुद आपने अपने को तैयार किया इसके लिए? मुझे लगता है मेरे जीवन के जो आदर्श हैं वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे पिताजी। वाह। क्योंकि मेरे फादर की जो बेसिक स्कूलिंग है और उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो भी बहुत कठिनाइयों से भरा रहा है जी।
और मेरे जो दादाजी हैं वही छोटे से किसान थे जी। और मेरे पापा की पूरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो हमारे गांव के स्कूल में ही हुई है जी। मेरा गांव मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में है। हाँ। और लेकिन पापा ने पूरी मेहनत की। जिस तरह से जब पापा एक छोटे पद पे थे, जिस तरह से लोगों से बात करते थे, हमारे रिश्तेदारों से या गांव के लोगों से, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी से और विनम्रता से बात करने लगे जब पापा एक बड़े पद पे आए। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग अपने आसपास के लोगों से पिक करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये आप अपने समकक्ष छोटे लोगों से विशेषकर आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं या उनकी परेशानी किस तरह से समझ रहे हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और धीरे धीरे उसको मैंने आत्मसात करना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर पिता गुरु हो तो एक यूनिवर्सिटी आपके साथ चलती है क्योंकि जितना एक्सपोजर आपको अपने माता पिता से मिलता है शायद जीवन में कहीं और मिल नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। जब ये करियर आगे बढ़ा तो किस तरह की अनुभूतियाँ आपकी रहीं? बिल्कुल ऐसा फील रहा आपका कि यहाँ यही वो करियर था जिसको मैं सोचता था? जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एज के साथ साथ जो मेरा फिज़िकल अपीयरेंस था, मैं बहुत लीन था, बहुत स्लिम था। तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मैं एक अधिकारी हूँ जी। तो उसका मैंने बहुत एक अलग तरीके से मैंने उसका उपयोग किया कि मैं जब आम जनता में आम लोग जब खड़े होते थे उनसे मैं चर्चा करता था। तो उन्हें लगता था कि मैं कोई कॉलेज का बच्चा हूँ और मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। मैं कई दो लोगों को ऐसा कहा भी था। तो जब मैंने इनफॉर्मल चर्चा करना स्टार्ट की लोगों से, बिना उनके जाने कि उनसे चर्चा करने वाला कोई अधिकारी है, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पता पड़े कि लोग जब हमारे सरकारी ऑफिसेस में आते हैं तो उन्हें किन किन चुनौती का सामना करना पड़ता है या किस तरह के व्यक्तियों से बात करनी पड़ती है, या कई बार हमारे कुछ स्टाफ के जो लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो आम जनता से किस तरह का होता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस अनुभव से मैंने ये सीख ली कि जो कमियां हमारे निचले स्टाफ के लोग अगर करते हैं कभी कभी, जनरली लोग मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो मैंने हमेशा से यही सोचा कि हमसे जो मेरे ऑफिस में जो मिलने वाले लोग आते हैं उनका काम लीगल हो तो कर दिया जाए, लेकिन उनका काम अगर कोई नीतिगत निर्णय है या कोई कोर्ट का मैटर है जिसे हम अपने ऑफिस में इंस्टेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, कम से कम उस व्यक्ति को सत्समान बिठाकर उसकी सुनवाई कर ली जाए ताकि हमारे ऑफिस से वो हताश होकर ना जाए। लेकिन हम एज अ सिस्टम, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ प्रशासक, हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो आवेदक है उसका पद प्रतिष्ठा के अलावा उसके जो जेन्युइन काम हैं, जो काम हो सकने वाले हों, वो विदाउट एनी डिले कर दिए जाएं। ये हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत तैयार की गई है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही है और इसको इसी रूप में होना चाहिए। चैलेंजेस होते हैं लेकिन मुझे लगता है आप जैसे यंग ऑफिसर इसका जवाब दे रहे हैं बहुत सकारात्मक तरीके से। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि आपको देखकर लोगों को लगता था कि कोई स्टूडेंट है। अभी भी आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि 14 साल आप इस सेवा में और एक ग्लोरियस 14 इयर्स आप यहाँ पूरा कर चुके हैं? कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता हो जो बहुत दिलचस्प हो कि लोगों ने कहा हो कि अरे हम तो समझे ही नहीं कि आप कलेक्टर हैं या आप तो बिल्कुल स्टूडेंट लग रहे हैं, कोई ऐसा और जिसको आपने भी बहुत एंजॉय किया हो? ट्रेनिंग के दूसरे साल में फील्ड विजिट के लिए, फ्लड रिलीफ के एक्सपीरियंस के लिए हमें भेजा गया था। मेरे 2 और बैचमेट्स थे, तो उन्हें पन्ना, मुझे दमोह भेजा गया था। तो दमोह ज़िले में उस टाइम जो बाढ़ की स्थिति थी उसको नियंत्रित करने के लिए एक स्पेसिफिक हटा आई थिंक अनुभाग में मुझे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो मुझे सूचना मिली कि एक जगह कुछ लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, उनकी कुछ मांगें थीं। तो मैं वहाँ पे पहुँचा और करीबन वहाँ पे 800-900 लोग थे और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था भीड़ से बात करने का, भीड़ के बीच में। तो जब मैंने पहली बार अपने सामने 800-900 लोगों को देखा तो मुझे थोड़ा सा एंशियस में हुआ कि अरे बाप रे, इनको मैं क्या बोलूँगा, इतने सारे लोग बोले, मैं बात किससे करूँ। तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे पहुँचा उनके बीच, आई डोंट नो कहाँ से मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर लोगों में से मैंने बात करना स्टार्ट की। 5-6 मिनट लोगों ने मुझसे बात की लेकिन मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा था। मेरे साथ में कुछ पुलिस के ऑफिसर्स थे, संभवतः एसडीओपी और टीआई थे और तहसीलदार थे, उनको बार बार देख रहे थे। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है शायद। तो मुझे ऐसा पता पड़ा
कि वो लोगों को लगा कि मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ। हाँ। अधिकारी मेरे जो दाएं और बाएं खड़े हैं वो लोग हैं। हाँ, और फिर उसमें से लोगों ने कहा भी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप किसी अधिकारी को भेजिए। ओहो। हम उनसे बात करेंगे। तो जो मेरे साथी अधिकारी थे उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं और अभी अभी नए नए ज़िले में आए हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस ज़बरदस्त अनुभव है ये, क्योंकि मैंने जीवन में ये भी देखा है कि कुछ लोग होता है जीवन में, मैं नहीं कहता वो आलोचना के दायरे में आना चाहिए, लेकिन वो अपने साथ ये बताते हुए भी चलते हैं कि उनका पद जो है उनकी पीठ पर हमेशा किसी बैग की तरह रहता है। खैर, जीवन का एक और बड़ा अहम पड़ाव होता है लोकेश जी, जब आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। आप एक बहुत सुंदर सी बिटिया और एक बहुत आदर्श जीवन संगिनी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कैसे ये, और मुझे ये भी पता चला है कि ये एक लव मैरिज, तो ये और क्योंकि आप बड़े अंतर्मुखी और मुझे लगता है कि तो ये किस तरह का एक थोड़ा सा अगर इस पर कुछ आप हमारे साथ अपना ये एक जीवन का बहुत सुंदर अनुभव साझा करना चाहें। जी। आई मीन मुझे लगता है कि शादी, जो मैरिज, ये इंस्टीट्यूशन के रूप में हम सभी के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। और आपकी आने वाली जो लाइफ है वो उस पर डिपेंड करती है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी इक्वेशन कैसी है। क्योंकि अगर आप उस इक्वेशन से अगर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद उसका रिफ्लेक्शन आपकी पेरेंटहुड में, आप जिस तरह से काम करते हैं, सब जगह वो रिफ्लेक्शंस आने लगते हैं। तो टच वुड, इस इक्वेशन में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मेरी पत्नी है वो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, अच्छा काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए और नए से नए विचार और ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। जी हाँ, हमारी लव मैरिज है और लव मैरिज हमारी तरफ से, हमारी पेरेंट्स की तरफ से अरेंज मैरिज हो गई थी। तो मेरी वाइफ से मेरी जो मुलाकात है वो दिल्ली में हुई थी जब मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था। उस दौरान हम अच्छे दोस्त बने और आई थिंक एक 6 साल की लंबी कोर्टशिप के बाद हमारी शादी हुई। ये बड़ा दिलचस्प होता है कि आपके व्यक्तित्व को कोई पूरा करे और वो अर्धांगिनी करे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा कि आप थोड़े से अंतर्मुखी रहे, या ऐसा नहीं है मैं नहीं कह सकता, और जो आपकी अर्धांगिनी हैं वो उन्होंने इसको सप्लीमेंट किया हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने कहा है कि अच्छे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और जो थोड़ा सा मेरा रिजर्व नेचर है, थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसको मेरी वाइफ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक छोटी बिटिया का भी आना बहुत सुखद है जीवन में, और एक पेरेंटहुड को एंजॉय करना एक डिवाइन अनुभूति है। एक बहुत ऐसा लगता है कि हम एक बड़े गहरे अनुभव से गुजर रहे हैं। इतनी व्यस्तता के बीच में पारिवारिक जीवन का संतुलन, ये बहुत चैलेंजेबल जॉब है, और इसमें आप दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें संतुलनकारी भूमिका में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मुझे लगता है कि आपसे अधिक शायद उनका कंट्रीब्यूशन होगा। एक्चुअली शुरू से जिस तरह से मेरी मैरिड लाइफ रही है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि चाहे वो काम हो या घर की जिम्मेदारियां हों, उसमें कभी भी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रही है कि मैं ज़्यादा समय घर को दूं या ज़्यादा समय अपने काम को दूं। वो जो बैलेंस अपने आप से एक नेचुरल बैलेंस स्ट्राइक हो गया, वो शुरू से लेके आज तक कंटिन्यू है। और जब हमारी बिटिया हुई उसके बाद भी वो उसी लेवल पे कंटिन्यू कर रहा है। अच्छी बात है कि जब ये चुनौती तब आती है जब डिमांड्स कॉम्पीटिंग होने लगती हैं, और कई बार ये वक्त की बात नहीं होती है, मानसिकता की बात होती है। तो अगर हमारे मन में लगता है कि मैं समय कम दे रहा हूँ या ऑफिस के टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, तो वो जो डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं, मुझे लगता है सारी समस्या की जड़ वो होती है। लेकिन अगर आप, और उसके लिए संवाद, कम्युनिकेशन कई बार हम लोग अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से तो करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन की आवश्यकता घर में होती है। अगर आपका कम्युनिकेशन से ज़्यादा बातें करना नहीं है, आपका जो कंटेंट है बातों का, अगर आप उस पर ध्यान देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो फ्रिक्शंस है आप हमेशा इसको अवॉइड कर सकते हैं
और फिर आपके पास मन में आपको ये कभी भी ये शंका नहीं आएगी कि आप टाइम घर पे ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने एक और बात कही है, जो बात आपने कही थी पहली, मन और मस्तिष्क का मिलन, जो स्टूडेंट्स के लिए थी, और ये दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात मान रहा हूँ मैं, कि कम्युनिकेशन का मतलब शब्दों का पुल खड़ा करना नहीं है, कंटेंट यानी सार्थक संवाद। आप कितना सच्चाई से अपने घर में अपनी पत्नी से या और भी जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आप कितना मीनिंगफुल उनसे अपने संबंधों को रखते हैं। कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मंडला के मैं आपके अनुभव को थोड़ा सा समझना चाहूँगा और इसके बाद एक और सवाल के साथ बातचीत को समाप्त करूँगा। किस तरह का वो अनुभव था, और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप एक ज़िले के मुखिया के तौर पर, इंदौर एक बड़ा ज़िला है, किस तरह के कुछ आपने गोल आपने जो सेट किए हों, पहले मंडला फिर इंदौर? मंडला की जो पृष्ठभूमि है वो प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल है। मुझे लगा कि हमारी बहुत सारी जो गरीबी उन्मूलन की जो स्कीम्स हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड हैं, कि लोगों को कोई राशि की आवश्यकता हुई, हमने राशि उनको दे दी, पेंशन हुई, जैसे स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन इसका जो यूज़ होता है वो एक मोमेंटरी यूज़ होता है कि आपको आवश्यकता थी, आपने राशि का उपयोग किया, राशि ख़त्म, फिर जैसे आप थे आप उसी स्थिति में आ गए। तो मंडला में जब मैंने अपने अनुभव लोगों से चर्चा की, बात की, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे एनजीओज़ भी काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि हमें जो भी प्रयास करना है वो प्रयास सस्टेनेबल होगा, तभी हम लोग किसी परिवार को, उसकी आने वाली पीढ़ी को गरीबी के कुचक्र से मुक्त करा पाएंगे। इस सोच के साथ हमने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने स्कूल उसको गोद लेकर, हमने सब ज़िले स्तरीय ब्लॉक लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने स्कूल को गोद लिया और निरंतर उस स्कूल के बच्चों से संवाद किया, उनके पेरेंट्स से संवाद किया, टीचर्स से बात की, और धीरे धीरे जो रिज़ल्ट्स थे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों ने 100 कलाम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने गरीब लेकिन मेरिटोरियस 100 बच्चों को सिलेक्ट किया एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे, उन्हें ज़िले के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, उन्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ दिलवाई, और एक कोचिंग संस्था से टाई अप करके और टीचर्स को मोटिवेट करके हमारे देश के जो कक्षा 12 के बाद जो सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है IIT, और उस टाइम AIPMT होता जो अब नीट हो गया है, उसकी हम लोगों ने तैयारी करवाई। पहले साल में IIT का जो पहला स्टेज होता है उसमें हमने 17 बच्चों को सिलेक्ट हुए थे, और मंडला के इतिहास में पहली बार एक ट्राइबल बच्चा है जिसे IIT कानपुर में एडमिशन मिला था। एक बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि उसने IIT का पहले स्टेज का एग्ज़ाम दिया और अचानक उससे हमारा संपर्क टूट गया। उसके हम लोग जब कॉल किया उससे बात नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आया। जब रिज़ल्ट हम लोग उसके घर में गए, मेरे ऑफिसर्स गए, उनसे बात की, तो पता पड़ा कि उस घर की, इस बच्चे की आर्थिक स्थिति ख़राब थी कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का उसने वेट नहीं किया, वो मजदूरी करने के लिए एक दूसरे ज़िले में चला गया था। तो उससे मन हम सबका बहुत दुख हुआ, बहुत। फिर उसको हमने कन्विंस किया, उसके माता पिता को, उसके भाई को, उसे कुछ अन्य योजना से कुछ राहत भी हमने कोशिश की उपलब्ध कराने की, और फिर वो बच्चा आया, फिर उसने पढ़ाई कंटिन्यू की, फिर उसको बाद में उसने एग्ज़ाम दिया, उसके एक दूसरे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरह की चुनौती से भी कुछ परिवार के बच्चे गुज़र रहे हैं, और तो हम लोग को लगता है कि ऐसे फैमिलीज़ के लिए, ऐसे ज़िले के लिए जितनी मेहनत हम लोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इंदौर के लिए क्या सोचते हैं? इंदौर में जो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है वो है शहर की ऊर्जा और शहर के लोग। बिना प्रशासनिक सहयोग के भी बहुत सारे व्यक्ति, संस्थाएं, NGOs अपने स्तर से अपने ही राशि का उपयोग करके सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंदौर में अगर आप सुबह 5 बजे, 6 बजे अगर भी आप कोई भी अगर इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वहाँ पे आराम से 1000-1500 लोग आ जाते हैं। और विशेषकर स्वच्छता के क्षेत्र में जो काम हुआ है पिछले 3 वर्षों से लगातार, इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 है। तो नंबर 1 आने से शहर को मुझे एक अलग एनर्जी लेवल है, वो पूरा एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुका है। तो उसका फ़ायदा हम जो भी सरकारी स्कीम्स हम लोग, या कोई भी अगर हम लोग कोई नया इनोवेशन या कोई नया इंटरवेंशन अगर हम प्लान करते हैं,
तो लोगों का जो सपोर्ट मिलता है वो मुझे लग रहा है कि प्रदेश में ऐसा कोई दूसरे ज़िले का उदाहरण नहीं है। जी, आप इसी को और इंटेंस करेंगे, Exactly. कोशिश करेंगे उसका एक कंस्ट्रक्टिव और ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकें। एग्जैक्टली, आई मीन बहुत सारे विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के अलावा भी अतिरिक्त एस्पेक्ट्स की देखभाल होती है। जी। और उस चीज़ में एक बहुत अच्छा मॉडल है जो इंदौर पेश कर सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात होती है, और उस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक स्थापित प्लेटफॉर्म हम लोगों को देने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जोड़ के हम लोग और एक बड़े स्केल पे अच्छा काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कंक्लूड कर रहा हूँ, आपका दर्शन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। कोई बड़े गोल इस तरह के नहीं, आप बहुत सहज रूप से, बहुत विनम्रता से जीवन को देखते हैं, स्वीकारते हैं। फिर भी आगे जो जीवन है, एक लंबा प्रॉस्परस करियर है आपका, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कैसे देखते हैं जीवन को? मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन खासकर उनकी संख्या के साथ साथ उनका जो नेचर है वो तब्दील होने वाला है। और वो चैलेंज हमारी सर्विसेज के लिए भी है और जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उसके लिए भी है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को हमें तैयार रखना चाहिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का जो एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, तो लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन इक्वेशन होती है, जो टर्म्स होते हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। क्योंकि एक फ्यूडल माइंडसेट में अगर आप होते हैं तो आप जूनियर सीनियर का भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन जब समाज में डेवलपमेंट होता है और लोगों के जीवन स्तर में जब सुधार होने लगता है, तो जो सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन है वो बराबर प्लेटफॉर्म पे आने लगते हैं। तो जब सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन बराबर प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो अधिकारियों को भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और लोगों की जो बढ़ी हुई अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में है, और बड़े शहरों में ये चुनौती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत धन्यवाद लोकेश जी इस बातचीत के लिए, और बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात करना एक बहुत शानदार अनुभव है, हालांकि इसके लिए हमें कई पापड़ बेलने पड़े और स्वाभाविक है, मुझे लगता है जो आपका मूल स्वभाव है वो काम करना है, और उस पर बात करने से अधिक आप शायद सोचते हैं कि क्रियान्वयन हो तो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी दृष्टि क्या है, आपकी सोच क्या है। बहुत लंबा वक्त अभी आपका है, आपके सामने है, बहुत यंग एज में आपने ये जिम्मेदारी संभाली है, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, और एक शानदार ऑफिसर के तौर पर आप और लोगों के लिए काम करें। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे लोकेश जाटव साहब, 2004 बैच के IAS ऑफिसर और इंदौर के कलेक्टर। मैं रिकॉल करूँगा उनकी उन बातों को जो बहुत याद रखने लायक हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने स्टूडेंट से कही है कि मन और मस्तिष्क का कोट्स में मिलन होना चाहिए। अगर आप जीवन में कहीं भी अचीवमेंट के शिखर पर, हिमालय पर पहुंचना चाहते हैं तो मन और मस्तिष्क को मिला लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम संयुक्त परिवार की शक्ति वाले राष्ट्र हैं, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लफाजी मत करिए, बॉम्बेस्टिक मत होइए, घर पर बात करिए तो सार्थक कंटेंट के साथ बात करिए। और जब तक देश की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उस भारत का स्वप्न शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत विनम्रता से वो अपनी बात रखते हैं, बढ़ चढ़ कर बोलना उन्हें पसंद नहीं है। इंदौर को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इंदौर आपको धन्यवाद कि आपकी ऊर्जा, आपकी सामूहिकता की भावना को लोकेश जी बहुत महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि इस मायने में इंदौर यानी आप डिफरेंट हैं। तो इस इंदौर की इस ऊर्जा के साथ वो प्रशासनिक क्षमता, दक्षता और सरकार की योजनाओं को जनता के लिए बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।